दोनों ने कितना बड़ा एहसान मुझ पे किया है, मैं बता नहीं। हमारे को सब्र नहीं पड़ता था बेगम साहब। इधर अरूसा रोती थी, इधर मैं रोती थी, और ये गुल्लू ये तो बात बात पे छोटी और बड़ी बेगम साहब से मुंहमारी करता था। दोनों ने जो कुछ किया है उसकी सजा जानती है। कोई सजा नहीं बेगम साहब, आपको तो पता है छोटी बेगम के काम मेरे बगैर तो चल ही नहीं सकते। मेरी नौकरी तो कोठी में पक्की है। अब रह गई लाली आपा, तो अपनी आधी तनख्वाह मैं इसको दूंगा, ये यही रहेगी। जीते रहो गुल्लू, जीते रहो। लेकिन दोनों का एहसान अपनी जिंदगी में नहीं किया। अच्छा बेगम साहबा, मुझे इजाजत दे। उधर कोठी में ढूंढ पड़ी होगी बच्ची की, मैं भी तो जरा मजे लूं बड़े लोगों की परेशानियों के। हाँ जाओ गुल्लू, लेकिन जिंदगी में अगर कभी भी अच्छा वक्त आया तो अपने हाथ में। अच्छा बेगम साहबा, अस्सलाम वालेकुम। बोलने का तो बात ही नहीं है बेगम साहब, हम तो आपका बादशाही मिजाज जानते। आप तकलीफ में काटेंगे तो लाली भी तकलीफ में काटेंगे। अगर लाली मुझे ये बताओ कि उरूसा का बुखार इतना तेज कैसे हो गया? डर का मारे दवा नहीं दी, मेरे को पता ही नहीं पड़ता था कि कौन सा सीसी में बुखार कमती करने का दवा है। देखो बेगम साहब, आप देखो इसमें से कौन सा दवा है। तुम उरूसा को लेके अंदर जाओ, चलो चलो चलो, अरे तो लेके चलो चलो दीदी। दरवाजा खुला है। तुम इस तरह की जरूरत दिखा सकती है? आपको खैर मर्द होकर मेरे घर आने की जरूरत है। तुम अभी इज्जत में हो। इज्जत के कानूनी पहलू तो मुझे अच्छी तरह आता है, लेकिन कानून इलाही का हर पहलू आला तरीन इखलाकी इंसानी से इबारत है, जिसका आपको न पास है न एहसास। मत पढ़ाओ सबक मुझे। याद रखो जब हम थे अभी इस क्वार्टर के मालिकाना हकूक तुम्हारा नाम नहीं किया गया। इद्दत की मुद्दत पूरी हो जाने के बाद मेरा इस घर में रहने का कोई इरादा भी नहीं है। तुम्हारे इरादे से मुझे मालूम हो चुके हैं। नौकरों से सास बास करके मेरी बेटी को अगवा करवाती हो तुम। डरा रहे हो या सोच रहे हो डरा रहे हो? किधर है उरूसा? अगवा करवाया तुमने मेरी बेटी को? आहिस्ता गुफ्तगू होगी बैरिस्टर साहब। ये तौफीक मंजिल का पौश एरिया नहीं है, गरीबों का मोहल्ला। खिलौनों जैसी दीवारें, छोटे छोटे से मकान। यहाँ गुफ्तगू के आदाब बदल जाने चाहिए। मत बोलो, तुम्हें बॉस पर घसीट लूंगा। परसों अदालतों के चक्कर काटती रहोगी तुम। फिर तो अदालत में दायर किया हुआ ये मुकदमा अपनी नौयत का पहला मुकदमा है। इससे एक कानूनदान बाप ये कहकर मुकदमा दायर करेगा कि एक 2 बरस की बच्ची को एक मां ने एक कानूनदान बाप के घर से अगवा करवाया, और मां ने ये जानते हुए हिमाकत की है कि अगर मां कानून का दरवाजा खटखटाती तो 14 बरस की उम्र तक बच्चे की परवरिश की हकदार मां ही है। उरूसा आपको नहीं मिल सकती, जा सकते हैं आप। ठीक है, आज से मेरा कोई वास्ता नहीं। कुछ नहीं मिलेगा। 2 बरस की बच्ची मां की गोद छीनने वाला बाप दे भी क्या सकता है? मैं कभी माफ नहीं करूंगा। सुबह सुबह कहाँ जा रही है? खाला जी नौकरी की तलाश में, दुआ करें मुझे नौकरी मिल जाए।
अल्लाह करे, फिक्र नहीं करो। आप इनके पास जाएं, मैं भी आपके लिए डॉल लेके आती हूँ, ठीक है? रोना नहीं, वो सामने से लेके आती हूँ। खाला जी आई, आ जाओ। पर नौकरी तो आपको मिल जाएगी, लेकिन जो भी तक का वक्त हमारे लिए मुनासिब नहीं रहेगा। लेकिन सर, मैं अवश्य मुकम्मल करना चाहती हूँ। आपकी मर्जी की नौकरी मिलने तो बहुत अच्छी है। और तो 5 बरस से आपने कैसे नौकरी मिल रहा है, तो आपकी स्कूल को पसंद नहीं होगी। सर, आप 1 महीना मुझे ट्रायल पे रखोगे, मुझे उम्मीद है मैं बेहतर दूंगी। सॉरी मैडम, हमारे पास ट्रायल के लिए टाइम नहीं है। हेलो, लाली, अगर तुम ना होते मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती। अरे, घड़ी घड़ी ऐसा नहीं बोलो बेगम साहब, मेरे को बहुत शर्म आती है। झाड़ू तुम लगाओ, बर्तन तुम धो, खाना तुम बनाओ, उरूसा का ख्याल तुम करो। उरूसा से कहो कि तुम्हें लाली ना कहा करो। अरे बेगम साहब, आपकी बड़ी बड़ी मेहरबानी। अरे बेगम साहब, आपको नौकरी नहीं मिला अभी तक? अपनी मर्जी से तो नौकरी नहीं मिल रही है लाली, दूसरों की मर्जी से नौकरी करूंगी। थैंक यू वेरी मच सर, आपने मेरे बहुत सारे मसाइल हल कर दिए। और आप भी बहुत जिम्मेदार और खुद-ए-एतमाद किस्म की खातून दिखाई देती, और हमारी कंपनी में अच्छे ही लोग उमूमन काम करते हैं। मैं आपकी बहुत ममनून हूँ सर। हमारी अपनी ट्रांसपोर्ट भी है जो मुख्तलिफ पॉइंट से स्टाफ को उठाती है। एडमिनिस्ट्रेशन मैनेजर साहब को आप अपने मकान का पता समझा दें, वो आपको पिकअप पॉइंट्स बता देंगे और कल से आप काम पर आ जाएंगे। थैंक यू सर। बल्कि मैं खुद ही मैनेजर साहब को आपके मकान और आपके बारे में बता देता हूँ। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। हमने आप जैसी ही वर्किंग लेडीज के लिए डे केयर सेंटर कायम किया है। जी, मुझे भी किसी ऐसे इंस्टीट्यूशन की तलाश थी। ये लालिमा, अच्छा है ना ये स्कूल? बहुत अच्छा स्कूल है। हमारा बेबी इधर बच्चों के साथ खेलेगा भी और पढ़ेगा भी, है ना बेबी? वैसे बच्चे बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं। मैं आपको फॉर्म देती हूँ, आप उससे फिल करके मुझे दे दीजिएगा। आइए आइए भाई, आइए तशरीफ रखिए। नहीं भाभी, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं दरअसल इस वक्त बहुत जल्दी में हूँ। अभी मैं आपके पास एक रिक्वेस्ट लेके आया हूँ, सुनील के साथ आप प्लीज इनकार नहीं करें। मैं चाहता हूँ कि आप आरफा का दाखिला किसी न किसी तरह से फरत स्कूल में करवा दीजिए प्लीज। क्यों परेशान हो? क्या बताओ, आप मेरे पास हो जाएगा दाखिला भी इंशाल्लाह। बेटा आप तो स्कूल जाती रही हो ना, हैं? फिर ये कैसे हो सकता है कि आप पास ना हुई हो? यार जी, मेरी टीचर कहती है कि स्कूल में हाजिरी नहीं है। हाजिरी नहीं? क्या बात है भाई, ये किस किस्म के स्कूल में आपने दाखिला दिलवा दिया था? कुछ पता नहीं भाभी, मैं क्या कर रहा हूँ। तो बड़ी आपा कहती है मुझसे कि हर रोज स्कूल जाती है। आपने खुद सुन लिया कि बच्ची की वहां कोई अटेंडेंस नहीं। खैर, आप ही करना। अब आप बेफिक्र हो जाएं, बच्ची का दाखिला, बच्ची की कोचिंग, ये मेरे जिम्मेदारी, आप देखोगे। मेरा मतलब है कि मैं
मैं हाँ। इसको सुबह ले आऊं या? नहीं, इसको इस वक्त मैं रख लेती हूँ, सुबह सुबह इसको स्कूल लेकर चलूंगी। ठीक? थैंक यू भाभी। तो मैं ऐसा करता हूँ कि खादिम हुसैन के हाथ इसके कपड़े, टूथब्रश वगैरह सब भिजवा। हाँ, ये आप करो। थैंक यू। ओके, खुदा खुदा हाफिज। हाफिज पापा। खुदा हाफिज मेरी जान। रह गए अपना समूह लेकर, करा दिया तौफीक मियाँ ने इंग्लिश स्कूल में आरफा का दाखिला। मम्मी मम्मी मैं भी इंग्लिश स्कूल में जाऊंगी, मुझे नहीं संडे स्कूल में पढ़ना। मेरी बेटी भी इंग्लिश स्कूल में पढ़ेगी, वहीं पर पढ़ेगी जहाँ पर आरिफा जाती है। ऐसी वैसी बात थोड़ी है। अरे ये सारा का सारा तूफान उसी एक अंजुम का उठाया हुआ है। आ गई थी घर में एक अंग्रेजी दां। आफ्ताब के अब्बा, अब तो आफ्ताब की फिक्र करो। उर्दू मीडियम में साल में 4 बार फेल होता है, कैसे हो सकता है इंग्लिश स्कूल में उसका दाखिला? भाई सिफारिश कराओ, धौंस जमाओ या रिश्वत दो, कुछ भी करो, लेकिन मेरे बच्चों का दाखिला इंग्लिश स्कूल में होगा। मेरी रूही और आफ्ताब अब दोनों के दोनों इंग्लिश स्कूल में जाएंगे, समझ रहे हो तुम? और हाँ, इन दोनों के लिए मोटर कार खरीदो, अब ये मोटर कार में जाएंगे। हाँ, खरीदूंगा नई गाड़ी। ये नहीं समझने की पड़ी। मैं अंजुम की हिम्मत और गैरत को दाद देता। पता नहीं ये लड़की कैसे मैनेज कर लेती। सुबह मुलाजमत, शाम को लॉ कॉलेज और फिर घर। वाकई काश हमारे मुल्क की हर बेटी इतनी ही बाहिम्मत होती। अंकल, अगर लॉ कॉलेज की क्लासेस शाम को 5:30 बजे ना शुरू होती ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि मैं मैनेज कर सकती। बेटे, मुझे लगता है कि तुम हर बात में तकल्लुफ करती। कोई भी प्रॉब्लम हो सलमा और मुझे फौरन बता दिया करो, कभी हेजिटेट मत करना। अंजुम इतनी हिम्मत वाली है कि वो अपनी प्रॉब्लम्स के साथ मेरी और आपकी भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकती हैं। सलमान जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो सही मानों में मेरे सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली एक ही औरत है, और वो है लाली। अगर वो इस वक्त ना होती तो मैं कुछ भी नहीं कर सकती। हाँ वाकई तुम ठीक है। अच्छा, आप इजाजत दीजिए मुझे। बेटे, गाड़ी में सलमा, इन्हें गाड़ी में भिजवा दो। अंजुम अंजुम अंजुम, सुनते सुनते मेरे कान पक गए हैं। इतनी अच्छी लगती है तो बता लो मेरी जगह। बंदी तो सोशल वर्क के लिए जाएगी और जरूर जाएगी। बात करो तो तुम तो कारखाने को दौड़ती हो। तुमने कौन सी बात कह दी जिसका ये जवाब मिल रहा है? जवाब तो मैंने तुमको अभी दिया नहीं है खाला जान। मेरे अब्बा के घर पर 4 मोटरें खड़ी हैं और एक तुम्हारे बेटे के 3,000 रुपए लेके आ जाते हैं। तुम समझती हो कि 30 लाख मेरे पैरों में पड़े हैं? बंदी तो अब रुकने वाली नहीं है। बंदी तो नौकरी करेगी और जरूर करेगी। संभालो अपने पोता पोती। अम्मा, ये सुबह सुबह तुम क्या किससे लेके बैठ जाती हो? सवेरा हुआ और शुरू हो गई। अंजुम ये करती है, अंजुम वो करती है। अरे बेटा, मैं इतना कहने की गुनहगार हूँ कि मुनीर को नहला धुला कर स्कूल भेजो। देखो बेटा, कितने बड़े घर की आला तालीम याफ्ता अंजुम है। सुबह सवेरे उठ के बच्चे को नहलाना धुलाना, नाश्ता कराना। अम्मा बस भी करो। शगुफ्ता अगर नौकरी ना करे ना तो इस घर का खर्चा भी नहीं चल सकता। चलो शगुफ्ता, आओ, दफ्तर की देर हो रही है। अरे क्या बात है भैया, आज तुमने लिपस्टिक नहीं लगाई? खाला जी, हवासों में भी रहने दें। ये तो वही जोड़ा है जो हमने ईद पे लिया था। हाँ, फारन का कपड़ा है। देखो तो कैसा शानदार लग रहा है अभी तक। बहुत अच्छा। मेरी माँ की आंखें सिलाई कर करके अंधी हो गई, कोई लिहाज समझे सारी गृहस्थी अंधी करके 1,000 रुपए कमा के लाती है। तो बच्चे नहीं उसके गुलाम बनेंगे। जी आ रही हूँ बेटा, अभी आ रही हूँ। मुन्ने का कपड़ा शपड़ा धोना है। कुछ सुना तुमने?
अरे रोज सुनता है ये बकबक, रोज सुनता है। हम सोचा था अपने बच्चे पास बसती हल्ला हल्ला करूंगी और दिल्ली भैया ये प्याला साफ किया है तुमने, अरे ढंग से तो साफ करो इसे। मैंने तो बड़ा रगड़ रगड़ के साफ किया है, ये देखो आर पार दिख रहा है इसमें से। बातें बनवाने कोई तुमकी है? दिल्ली भैया घर अच्छा लग रहा है ना? मैं तो शुरू से ही कह रहा हूँ तुम बड़ी बेगम के मुकाबले में 52 गज की अक्लमंद हो। सब कुछ सीख लिया ना बड़ी बेगम से। बड़ी बेगम से क्या मतलब? मतलब ये कि उरूसा दीदी की अम्मी बड़ी बेगम है तो वो ही रहेंगी, साफ कुछ भी कर लें। मजाल है जो इस घर में किसी ने गुलदान में फूल सजाया, कभी किसी ने टेबल पे या दस्तरखान पे बैठ के ढंग से खाना खाया। ठीक कह रहा हूँ ना मैं? अरे बड़ी ने तो कभी मुझे कुछ नहीं करने दिया। अरे मैं तो बड़ी से लेकर मन थी दिल्ली भैया, तो तुम भी कभी कभी बहुत जी जलाते हो हैं। जानते हो क्या सोचा है मैंने? कुछ लंबी सोची होगी। लंबी दिल्ली भैया, तो मुझे नफरत है ना, जिया भाभी 3 महीने से जान को आ गई है। कभी साफ के कपड़े सिलवा के भिजवा रही हैं। अरे कपड़े क्या गुल्लू भैया, कभी जाले धोवा रही है, कभी गुलदान में फूल सजा रही है। रिश्ता न नाता, आशा को उठा के अंग्रेजी स्कूल में दाखिल कर दी। प्रिया भी हमारे बहुत। मैं भी ये सोचता हूँ छोटी बेगम कि ये अपने साथ इतने बड़े बैरिस्टर कैसे हो गए? अरे गुल्लू भैया अम्मा की दुआओं से, अल्लाह अब्बा ने तो भैया को हमसे छीन ही लिया था। हाँ याद आया। बड़े साहब बड़ी बेगम और बड़ी अम्मी से बड़े नाराज रहते थे। खामखा की नाराजगी थी गुल्लू भैया। अल्लाह ने अब्बा को अच्छी सूरत क्या देती थी और तालीम क्या हासिल कर ली थी उन्होंने कि अम्मा को बीवी कहते शर्माते थे। और अम्मा भी तो कैसे हाथ चला चला के लड़ती थी उनसे। गुल्लू भैया तुम्हें याद भी रही और यही बात याद रही है? सर ये ऑफिस में एक छोटा सा पार्सल और ये रजिस्टर खत आया। आपका घर आपको मिला, चाबियां पार्सल से भेज दी हैं। अंजुम खान। बेबी सो गई। अभी उधर टीवी देखती थी, इधर आके सो गई। बेबी को जब भी खाने का बोलो बेबी ऐसा ही करती है। चलो ठीक है, बेबी नहीं खाएगी, लाली भी नहीं खाएगी। भूखे रह रह के मर जाएगी ना लाली माँ, फिर नहीं रोना। मत क्या करो ना मरने की बातें लाली माँ। अरे तुम मानी नहीं खाएगा तो नहीं मरेगा लाली माँ। बेगम साहब बोल के जाती, फ्रूट खाना, खाना खाना, दूध पीना। बस खाते ही रहना और अकेले रहते रहते बोर होके पागल हो जाना। अभी क्या बजा है? 11:15 हो रहे हैं। आती होंगी बेगम साहबा।
तुम्हारी बेगम साहबा इस्लामाबाद से लौटे ना लालिमा, तो उनको उरूसा अहमद का सलाम कहना और हाथ बांध के अर्ज करना कि प्लीज वो मेरी फिक्र करना छोड़ दे। तोबा तोबा, कैसा बात करता बेबी, आपका फिक्र नहीं करेगा तो फिर किसका फिक्र करेगा? अम्मी है आपका? ना लालिमा ना, अंजुम खान वुमेन्स राइट्स कमीशन की अम्मी है, लॉयर्स फोरम की अम्मी है, अपने मुवक्किलों की अम्मी है। उरूसा अहमद तो कुछ नहीं लगती उनकी। ऐसा बात नहीं करते बेबी, कितना मेहनत करती, कितना ख्याल करती, कितना काम करती आपका वास्ते। अच्छा लालिमा, कब से संभाल रही हो तुम मुझको? बहुत बरस हो गए। एक बात पूछूं लालिमा? पूछो। ये अहमद साहब कौन थे जिनकी मैं बेटी हूँ? मेरे को नहीं पता, मैं नहीं जानती साहब आपको। अच्छा चले खैर, अम्मी को तो छोड़ दिया उन्होंने, कुछ झगड़ा किया होगा उन्होंने, वकील है ना, बहस वहस की आदत हो जाती है। पर मुझे क्यों छोड़ दिया उन्होंने? पता है लालिमा क्या होता है मेरे साथ? क्या? जब कोई अहमद नाम वाला स्मार्ट सा हैंडसम सा आदमी मुझे नजर आ जाता है ना, मेरा इतना जी करता है कि उसके पास जाऊं और उससे पूछूं कि सर, कहीं आपकी बेटी का नाम उरूसा अहमद तो नहीं है? अरे बड़े बड़े बातें करने का भी टाइम नहीं है, अभी बेगम साहब आएंगे तो बोलेगा बेबी ने खाना क्यों नहीं खाया ये टाइम तक। लालिमा, कभी अम्मी के साथ भी खाना खाने को जी चाहता है मेरा। सवेरे कॉलेज को उठने का भी है। उठ जाऊंगी लालिमा, तंग नहीं करूंगी तुमको। रूठो नहीं लालिमा, रूठती है तो मेरा जी रोने को करता है। मैं सदके, मैं वारी। अरे आ गया बेगम साहब। अम्मी क्या हाल है बेटा? 4 दिन का आप कह के जाती हैं और 10 दिन लगा देती हैं। अरे बेटे काम था, लेकिन ये क्या, न सलाम न दुआ। देखो आसिफ अंकल मुझे लेने एयरपोर्ट आए, आप शुक्रिया भी नहीं अदा करेंगे उनका? थैंक यू अंकल। थैंक यू बेटे। थैंक यू वेरी मच आसिफ साहब, थैंक यू। कमाल करती हैं अंजुमा, आपको एयरपोर्ट लेने न जाता तो किसी होटल में जाकर बैठ जाता। बैठे ना अंकल प्लीज। थैंक यू बेटे, थैंक यू। कैसी हो लालिमा, दवा पी रही हो? हाँ दवाई पी रही हूँ बेगम साहब, आप कैसे हैं? ठीक है? कोई नहीं दवाई पीती अम्मी, ऐसे ही कहती रहती हैं। आप कैसे बेगम साहब, आप तो ठीक है ना? मैं अच्छी हूँ लालिमा, अच्छा क्या मेरे सामान में गर्म चादरें रखती थी, वरना इस्लामाबाद में इस कदर सर्दी थी कि मुझे तो निमोनिया ही हो जाता। अगर लालिमा आपके घर में ना होती तो आपको बहुत तकलीफ उठानी थी। सही कह रहे हैं आसिफ साहब आप, अगर लालिमा मेरे साथ ना होती तो मेरी जिंदगी की सुई कब की रुक चुकी होती। हाँ अंजुम, ये तो हमने तय कर ही लिया कि अगले महीने आपकी पेंटिंग्स की नुमाइश हो रही है। अंकल वो पेंटिंग्स तो अंदर बंद ही रह जाएंगी। बेटे उनकी नुमाइश होगी। छोड़े आसिफ साहब, अभी मेरी बेटी की जिंदगी के कैनवस पे बहुत से रंग भरना बाकी है मुझे, क्या नुमाइश करूं इन तस्वीरों की। खैर ये फिर तय कर लेंगे। हाँ आपने अपनी कॉन्फ्रेंस के बारे में तो कुछ बताया नहीं। क्या कॉन्फ्रेंस होती है, क्या सेमिनार, लाखों रुपए खर्च करके तमाम मुल्क से एक्सपर्ट्स बुलाए जाते हैं। पहले दिन पहले सेशन में तो हाजिरी लग जाती है, लेकिन दूसरे सेशन में लोग शॉपिंग और मुलाकातों के लिए निकल जाते हैं। क्या बताएं, बड़ी शर्मिंदगी होती है बाहर से आए हुए मेहमानों के सामने। कॉन्फ्रेंस और सेमिनार क्या चीज़ है, यहाँ तो पार्लियामेंट और सेनेट से सेनेटर्स और पार्लियामेंटेरियन ही गायब होते हैं। सही कह रहे हैं। अच्छा आप आराम करें और मुझे इजाज़त दें, कल कोर्ट में मुलाकात होगी इंशाल्लाह। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज रूसा बेटे। खुदा हाफिज अंकल। खुदा हाफिज साहब जी। बहुत फरिश्ता बंदा है आसिफ साहब, रोज फोन करना, रोज खैर सल्ला पूछना, बहुत फरिश्ता बंदा है। बेगम साहब खाना लगा दूं? नहीं मैं तो प्लेन में खा के आई हूँ। क्या मतलब है, आप लोगों ने अभी तक खाना नहीं खाया? क्या बात है उरूसा, रो क्यों रही हो बेटे? अब आप मेरे बगैर खाना भी खा लेती है। आई एम सॉरी बेटे, काम से गई थी ना।
भैया खाना निकलवाओ। हाँ निकलवाओ। अच्छा। मेरे अच्छे बुरे वक्त के साथ ही मेरी एक यही बहन तो है। अरे भैया, मेरा तो जीना मरना सब आप ही के साथ है। बड़ी की तो अपनी जिंदगी है। छोटी, मैं आरफा को देखता हूँ तो ख्याल आता है भैया घर अच्छा लग रहा है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। चलो, तुमने घर संभालना तो सीख लिया। कब से आई थी मेरी जिंदगी में भी कोई जिस घर को बदलना चाहती थी। कौन भैया? कोई नहीं। बोला बताओ, ढेरों कपड़े रोजाना, ऐसा शौक है कपड़े बनाने का कि हद हो गई। पिशवाजें बन रही हैं, धोती शलवारें बन रही हैं। मुझसे कह रही हैं अम्मा आपके लिए धोती शलवार बना दूं। तो बोला बताओ, अगर धोती बांधनी है तो आदमी दर्जी को पैसे क्यों दे खामखा के लिए, उनकी मुट्ठी गर्म करने के लिए। तो हद हो गई है। ये लोग तो सो रहे हैं, अजी कुछ सुन रहे हो नहीं? मैं कहता हूँ ये घंटे भर से आप कर क्या रही हैं? खाने को मिलेगा या भूखा ही सो जाऊं? अरे है ये मुन्ना पता नहीं कहाँ जाके मर गया कम वक्त। मैं कहता हूँ मुझे खाने को दो। मैं कह तो रही हूँ मुन्ना बाजार गया हुआ है खाना लेने के लिए। क्या मतलब आज भी बाजार का खाना, यानी घर पे पकाना ही बंद कर दिया बिल्कुल? अरे ठेकेदार साहब, अपने घर को क्यों कोस रहे हो तुम? भाई सारे शहर में रात का खाना पकाना बंद हो चुका है। फुटपाथों पर तिक्के कबाबों से लोगों के जबड़े भरे हुए होते हैं। भाई मेरे बच्चे घर का खाना खाना नहीं पसंद करते हैं, तो क्या बिल्ली कुत्तों के लिए खाना पकवाऊं? बूढ़ा हो गया हूँ मेहनत करते करते। नहीं माँ, एक वक्त की रोटी घर पे पक्की ही नहीं मिल सकती मुझे। दो हद हो गई। सारी जिंदगी मैंने तुम्हें अपने हाथों से रोटी थोप के खिलाई। भाई अब तो हम रेस्ट करेंगे। तो फिर ठीक है, तुम और तुम्हारी औलाद रहो, मैं अपना बंदोबस्त कहीं और कर लूंगा। अब्बा आई एम सॉरी अब्बा। आई एम सॉरी, फरंगी की नकल। इन्हें क्या हुआ भाई? भैया तुम्हारे अब्बा यही चाहते हैं कि सारी जिंदगी की तरह मैं अब भी अपने हाथों से रोटी थोपूं। वैसे ये बदलने के नहीं अम्मा। अरे नहीं बदलेंगे तो ना बदलें, हमें कब परवाह है। वही का है? गई हुई है शॉपिंग के लिए। तुम्हारे अब्बा की लाडली, इन्होंने बिगाड़ रखा है उसको। फिलेटो का क्या रहा बेटे? मैं 1,75,000 रुपए ज्यादा लूंगा खरीदारों से अम्मा। ये बात हुई ना बेटे। इसी बात पे तो मुंह सूजा हुआ है अब्बा का। मगर एक बात है, कहते तुम्हारे अब्बा भी ठीक हैं। देखो ना, अब तो फ्लैटों का कब्जा देने का वक्त आ गया है। उन्हें ये डर है कि खरीदार कहीं मुकदमा ना कर दे। अरे अम्मा, मुकदमा करने से क्या बिगड़ जाएगा हमारा? है हम तो बने बनाए फ्लैट के ऊपर सिर्फ 1,75,000 रुपया ऊपर ले रहे। वो इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले तो अरबों रुपया पी गए पब्लिक का, ऊपर से ढकार तक नहीं ली। उनका क्या बिगाड़ लिया किसी ने? कुछ नहीं। अरे मेरा खा गया लाखों रुपया, मेरा खुद। नहीं, अपने अब्बा को नहीं बता। अरे अम्मा छोड़ो, अब्बा को भी बस जाने दो खामा। हाँ ये तो बताओ, आरफा आई थी कि नहीं? अरे कहाँ बेटा, ये छोटी जो है ना, ये बहकाती है आरिफा को, नहीं आने देती है। अरे अम्मा क्यों नाराज रहती हो तुम खामा खा छोटी खाला से?
वैसे कुछ तो आफा ने भी हमें नहीं रखा है, लेकिन अब जो तुम्हारा फैसला है ठीक ही होगा, है कि नहीं? अरे आफ्ताब भाई अभी शाकिर जिंदा है। उतारता मेरे जूते हैं लेकिन रहता मेरे दिल में। अम्मा ये जो शाकिर है ना, ये बड़ी ऊंची चीज है। बेटा, जिसे मेरा आफ्ताब चाहे उसे तो ऊंचा मुंह नहीं है। वैसे अम्मा एक बात बताओ, तुम्हारा बेटा अगर टेलीविजन की स्क्रीन पर दिखाई दे तो कैसा रहेगा? भाई बहुत अच्छा, मुझे तो बहुत ही शौक है टेलीविजन का। तुम्हारी नहीं, अपनी बात कर रहा हूँ मैं। नहीं वो हाँ, तुम बड़े अच्छे लगोगे, मगर वो तौफीक मियां को अच्छा नहीं लगेगा। अरे बेगम साहिबा, आप तो पता नहीं कैसी बातें कर रही हैं। अपने आफ्ताब भाई हीरो बन गए ना, तो बस ये सारे के सारे जावेद शेख, इजहार काजी, आबिद अली और भाई नदीम मैदान न छोड़ के भाग जाएं तो मेरा नाम शाकिर नहीं। और उस मैदान में ये खेलेंगे। तुम्हारा बेटा आफ्ताब तो बना बनाया हीरो है अम्मा। ए कंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी, माशाल्लाह, नौजवानों का शायर, जीता रहे मेरा बच्चा। बैरिस्टर तौफीक अहमद का दामाद। टेलीविजन का एक प्ले करके मैं बता दूंगा बड़ों को कि परफॉर्मेंस कहते किस चीज को है। इंशाल्लाह, मगर बेटे वो ये तौफीक मियां नाराज हो जाएंगे। अरे अम्मा, जिसका दिल जीतना है वो तो मेरे कदमों में आ जाएगी ना। वो जो अपने आप को विलियम शेक्सपियर का एडवाइजर समझती है। कैसा इलाज सोचा है उसका? बेटे पता नहीं तुम कैसी बातें कर रहे हो, मेरा तो दिल हौल रहा है। तुम टेलीविजन की बात करते हो, वो लड़की तुम्हारी शायरी पे नीली पीली हो जाती है। देखती रहो अम्मा, अब मैं उसको हीरो ही बन के दिखाऊंगा। अस्सलाम वालेकुम भाभी, मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम भैया, बहुत शुक्रिया। देखिए फरत आ गए और अभी तक आपने मुझे इत्तला नहीं की। अभी 2 घंटे तो हुए ना उसे आए हुए, और सारे शहर में इत्तला पहुंच गई। अच्छा आप तशरीफ तो रखें। थैंक यू। ये लीजिए। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। वैसे तौफीक भाई, आज मैं बहुत खुश हूँ। मेरी मेहनत वसूल हो गई। मैं बहुत खुश हूँ। क्यों नहीं, यकीन भाभी। अब होता है 2 साल पहले जब मैं अमेरिका गया था तो फरत के सारे दोस्त, उसके सारे उस्ताद उसकी इतनी तारीफें कर रहे थे, उसकी इतनी इज्जत करते हैं। आई फेल वेरी प्राउड। वैसे है कहाँ बर्फबरदार? हाँ अभी आता है। भाई फरहत आओ ना भाई। अरे तौफीक अंकल, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माशाल्लाह, वेलकम बैक। थैंक यू। वतन वापसी मुबारक। थैंक यू। तुम आपकी किताबें लो। वैसे इस वक्त में देख के एक बात याद आ रही मसरत मरूम की। वो अक्सर एक बात मुझसे कहते थे, बड़ी अजीब सी। कहते थे कि तौफीक, दुआ मांगो कि जो गलतियां हम लोगों से तुम्हारी उम्रों में सरजद हो गई हैं उन पे हम अभी तक पछता रहे हैं, खुदा करे हमारी नई नस्ल हमेशा उन गलतियों से महफूज रहे। बेशक अंकल, अब्बा के फैसले ने मुझे और अम्मी को मुसीबतों से बचा लिया। अगर वो अपने खानदानी झगड़ों का शिकार अपने भाइयों की तरह हो जाते तो ना तो अम्मी महफूज होती और ना मेरी तालीम और तरबियत ठीक हो सकती थी। अंकल, मैं तो इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि घर को बनाने और बच्चों को सही रास्ते पर डालने में जो रोल एक पुरएतमाद, बाहिम्मत और तालीम याफ्ता माँ अदा कर सकती है, वो शायद बाप के बस की बात नहीं। और ऐसी शख्सियत मेरी माँ की है। अरे बेटे, ऐसा नहीं कहते। देखो ना, तौफीक भाई को देखो, कितना प्यारा उठाया है आरफा को। अभी प्लीज शर्मिंदा ना करे। आरफा अगरचे आपके घर में ना रही, मगर
फिर भी उसकी तालीम, उसकी तरबियत और उसकी परवरिश में मुझसे कहीं ज्यादा आपका हाथ है। आहा, छोड़ें तौफीक भाई, क्या बात करते हैं आप। मैंने सर एक स्कूल कॉलेज पढ़ाई लिखाई की तरफ तवज्जो ज़रूर दी है, लेकिन मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि आरफा खुद एक बहुत प्यारी लड़की है। तो दुआ करे भाभी कि खुदा करे उसका नसीब भी अच्छा हो। आमीन। अंकल, मैं तो आपके घर ही जा रहा था। जी, तो फिर चलो। अम्मी इजाज़त है मुझे? ज़रूर ज़रूर। अच्छा हाँ, 2 बार फ़ोन भी आ चुका है आरफा का। अच्छा चलें अंकल, तो फिर थोड़ी देर के लिए बेटों को जुदा कर रहा हूँ आपसे। ओके बेटा, खुदा हाफिज़। भाई आरफा, गाड़ी चलाना तो आपने बहुत जल्दी सीख ली। एक बात है यार बाबू, मजे आ गए हम लोगों को तो। लेकिन ज्यादा दिन मजे नहीं कर सकोगे तुम। अरे हाँ, वो परसों से तो हमारे फाइनल शुरू हो रहे हैं। भाई मजे तो उनके खत्म हो गए जो लोग इम्तिहान दे रहे हैं। तुम एग्जाम नहीं दोगे बॉबी? नहीं, मैं और आफ्ताब बैंकॉक की ट्रिप पे जा रहे हैं। आरफा, इन लड़कों के कितने मजे होते हैं, ना इनको कोई रोकने वाला होता है ना इनको कोई टोकने वाला होता है। हाँ भाई, आफ्ताब भाई तो हमारे दिल के बादशाह हैं। अच्छा, बादशाह सलामत के वजीर मोहतरम, आपको आफ्ताब अहमद साहब कसीदे पढ़ने का कितना इनाम देते हैं? भाई 10 रुपए आशार। अब कहाँ जाना है? कितनी खूबसूरत शाम खत्म हो रही है आलिया। भाई जाना कहाँ है? किसी अच्छी सी होटल में चल के डिनर करेंगे। डिनर? आप डिनर नहीं कराएंगे निकार की खुशी में? चलें। रोज रात को देर से घर आना आरफा का मामूल बन गया है। इस सांप तो खाना खाने की नहीं। चलो जी साहब। बड़ी आपा के घर फोन करो और पूछो कि आरफा बीबी कहाँ कहीं है। अरे भैया, आरफा तो वहां से मगरिब की निकली हुई है। इस लड़की को कार चलाना क्या आ गई है, सारे घर को मुसीबत में मुब्तला कर दिया है इसने। देखो बेगम साहब, आज लाली आपको साफ साफ बता देती है, बेबी ना तो खाना खाती है और ना दूध पीती है। क्यों रूसा, तुमने कॉलेज से आने के बाद अभी तक खाना नहीं खाया है क्या? मम्मी, मेरा आपके बगैर कुछ नहीं करने को जी करता। बेगम साहब, आज लाली आपको बोल देती है, ये बेबी ना अब लाली का बात नहीं सुनती है, एक रोज खाने का ही टंटा है इसका। रूसा, मेरे लिए कब तक भूखी रहोगी तुम? मैं इसको बोलती हूँ, मैं इसको बताती हूँ, समझाती हूँ बेगम साहब कि बेगम साहब सारा काम आपके वास्ते करती है, इतना मेहनत करती है, और ये बेबी जब से बड़ा हुआ है ना कम अकल हो गया है। देखो रूसा, तुम खाना नहीं खाती हो तो लालिमा भी खाना नहीं खाती। ये औरत बीमार है, इनकी दवा का टाइम निकल जाता है। तुम बात क्यों समझती नहीं हो? मैं अकेले रहते रहते थक गई हूँ। मैं तो जा रही बेगम साहब, मैं तो खाना लगाती हूँ। काश रूसा मैं तुम्हारी तन्हाई दूर कर सकती, लेकिन बेटा काम भी तो जरूरी है ना। काम नहीं करूंगी तो पैसा कहाँ से आएगा? तुम्हारी आला तालीम के लिए पैसा चाहिए, तुम्हारी शादी के लिए पैसा चाहिए। अभी तो हमारे पास अपना मकान भी नहीं है। मत किया करें अम्मी ऐसी बातें मेरे साथ। मैं आपको छोड़ के कहीं नहीं जा रही हूँ। अगर मैं चली जाऊंगी तो आप और लालिमा तो अकेले रह जाएंगे। खाना लग गया बेगम साहब। सुना लालिमा, ये क्या कह रही है? ये शादी नहीं करेगी, ये शादी करेगी तो आप और मैं अकेले रह जाएंगे। आप सुनो बेगम साहब, मैं तो रोज ही रोज सुनती हूँ। बेगम साहब, बच्चा बच्चा लोग में बहुत फर्क होता है। कुछ बच्चा लोग जिद करने वाला, लड़ाई झगड़ा करने वाला होता है ना, तो उनके माँ बाप का दिल भी पत्थर का हो जाता है। अरे हमारा बेबी तो बहुत सीधा है, बहुत भोला है, इसको बोलने बताने को तो दिल ही नहीं करता। इससे बात करो ना बेगम साहब तो मेरा आंख में आंसू आते हैं। चले लालिमा, खाना खाएं? हाँ चलो। एक बात कान खोल के सुन लो, आज के बाद इस घर में खाने के मामले में कोई झगड़ा नहीं होगा, ठीक है? नहीं होगा। चलो चलो।
सॉरी पापा, मुझे देर हो गई। पापा आपने कार क्या खरीद कर दी है? मेरे फ्रेंड्स तो मेरी जान को आ गए हैं। पापा खाना नहीं खाया आपने अब तक? कैसे कहा था बेटा, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। एक आपके खाने का ही वक्त तो होता है जब हम दोनों इकट्ठे होते। प्लीज पापा ये मत किया करें आप। चलें आए बैठिए। गुल्लू जी गरम रोटियां तो ले आओ। जी लाया। छोटी आ जाएं आप भी। आ गई शहजादी एन, ये तो जैसे इन बाप बेटी की नौकर लगी हुई है। छोटी आ रही हूँ शैली, आ रही हूँ। ये भी कोई खाने का वक्त है? मैं तो लेट रही थी, कपड़े वपड़े बदल गए। आ जाओ बैठो। जी भैया। हाँ बेटा मैं खुद ले लूंगा। ये क्या है, ले लूंगा मैं खुद। अगर आप खुद कुछ कर सकते तो इस वक्त तक भूखे ना रहे होते। पापा अगर आप मुझे इतना ही चाहते रहे तो काम कैसे चलेगा? काम कैसे चलेगा वाकई तो कभी कभी मैं खुद भी सोचता हूँ। मगर बेटा एक ना एक दिन तो तुमको इस घर से जाना ही है? ये आपने कैसे सोच लिया कि आप मुझे मेरी मर्जी के बगैर इस घर से दूर भेज सकते हैं? अरे नहीं भाई, ना तुम कहीं दूर जाओगी ना भैया तुम्हें कहीं दूर भेजेंगे। मगर छोटी फिर तो वो एक ही घर रह जाता है, बड़ी फूफो का। मगर मैं इस फैसले को रिजेक्ट कर चुकी हूँ। क्या? अब मेरा ख्याल ये बातें फिर किसी वक्त होगी। अरे हाँ बाय द वे, मैं एक बात तुमसे पूछना चाह रहा था कि तुम्हारे इम्तिहान शुरू होने वाले हैं तो उसकी प्रेपरेशन, उसकी तैयारी के लिए तुम्हें कोई मदद की जरूरत है? पापा पढ़ाई के मामले में भी मैंने कभी आपको नाउम्मीद किया है? आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू बेटा। थैंक यू पापा। आप खाए ना कुछ। अच्छा तुम मुझे खिला रही हो, खुद कब खाओगी? पापा वो जो मेरे फ्रेंड्स का जिद्दियों का टोला है ना, उन्होंने तुम्हें खिला पिला दिया। Is that it? जी पापा आप खाएं प्लीज। बस बेटा थोड़ा सा। छोटी ये तो पिछले हफ्ते वाला पालक गोश्त है। पापा ये मत खाएं आप। अरे तो क्या हुआ, फ्रीजर में रखा था। प्लीज छोटी इतनी कंजूसी तो मत किया करें आप। कम से कम पापा के लिए तो ताजा खाना बनवा कर रख लिया करें। मर जाए अल्लाह करे छोटी, काम कर कर के मर भी जाओ ना इस घर में तो कोई दो हर्फ तसल्ली के कहने वाला नहीं है। तुम्हारा क्या, सारा दिन हवा के घोड़े पे सवार इधर उधर फिरती रहती हो। हौड़ में जाए ये घर और चूल्हे में जाए छोटी। तुमने खामखा नाराज कर दिया छोटी को इस वक्त। ऐसा क्या मैंने कह दिया है पापा? आप उनकी टोन तो देखें, चूल्हे भाड़। पापा पता नहीं आप किस तरह बर्दाश्त करते आ रहे हैं अब तक, ये जबानी और ये लहजे। बहुत कुछ बर्दाश्त किया बेटा मैंने, तो वक्त ही थोड़ा रह गया। अब गुल्लू। जी साहब जी। मेरे लिए एक प्याली कॉफी बना दो। बेहतर साहब जी। क्या सोच रही है तुम? सोच रही हूँ पापा कि अगर आज से 15 बरस पहले मैं इतनी ही बड़ी होती जितनी कि अब हूं, तो न शायद मेरी माँ मरती और ना अंजुम खान को तलाक होती। ठीक कह रही हूँ पापा। मेरी अम्मी दादी जान की गरीब बहन की बेटी थी। वो मेरी इन फुफ्फियों का मुकाबला न कर सकी, इसीलिए मर गई।
अंजुम खान एक ताकतवर, तालीम याफ्ता और पुरएतमाद खातून थी। ये उनका कुछ ना बिगाड़ सकी। अलबत्ता इन्होंने उनसे निजात हासिल करने के लिए आपको अपना हथियार बना लिया। ये क्या हो गया तुम्हें? कैसी बातें कर रही तुम आज? पापा, नई नस्ल बहुत सरफरी सही, लेकिन गलत रिवायतों पर पर्दा डालने के बजाय सच बोलने की ताकत रखती है। आप खाना तो खाएं प्लीज। भूख नहीं मुझे तुम्हारी बातें सुन के तो परेशान हो गया। खबर देखो, छोटी को खाई कैसे सोएगी वो जब से हमारा इंतजार करेगी। छोटी छोटी आ जाओ, बैठो, थोड़ा सा खा लो। खाली पेट कैसे सो लो। भैया, इस खाने से तो बेहतर है थोड़ा सा जहर ला दे हमें। सारी उम्र आप लोगों की खिदमत करते गुजार दी, ये सिला मिला है मुझे इन खिदमतों का।